माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को। जस्ट मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो ऑन हो गया है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, विजुअल स्टूडियो ऑन हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, इधर है ना, होम सॉरी फाइल, एडिट, व्यू, है ना, अलग अलग ऑप्शंस है। हमको जाना है फाइल में, क्यों? क्योंकि हमको प्रोजेक्ट डेवलप करना है या फिर कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है। चलो, तो हमको जाना है फाइल में। तो आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है ना, न्यू, ओपन। तो हमको तो नया वेबसाइट बनाना है ना, करेक्ट? तो नया अगर वेबसाइट बनाना है तो कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? न्यू। और न्यू देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, एक प्रोजेक्ट है और दूसरा वेबसाइट है। अगर आपको देखो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज का कोड लिखा जा सकता है विजुअल स्टूडियो के अंदर, ASP.NET, VB.NET एंड C#.NET। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो फिर आपको सिलेक्ट करना है वेबसाइट। हमको वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन बनाना सीखना है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट। जस्ट मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक। जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक किया देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आया डायलॉग बॉक्स, है ना। देखो अब इसको जरा गौर से देखो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। देखो इस साइड में जो है, मतलब लेफ्ट साइड में जो है इंस्टॉल टेम्पलेट्स ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे दो तरह की लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक एंड विजुअल C#। बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे फ्रेमवर्क 4 है और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और नीचे यहाँ पे एक ओके का बटन है। ठीक, अब देखो ये है क्या, समझाता हूँ यहाँ पे क्या क्या का सेटिंग करना पड़ता है। सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में कोड लिखने वाले हो, मतलब आपका लैंग्वेज स्ट्रक्चर, मतलब कोडिंग स्ट्रक्चर क्या है। देखो कोड बिहाइंड लैंग्वेज क्या है, देखो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, विजुअल बेसिक एंड विजुअल C#, ऐसे दो पार्ट है यहाँ पे। देखो दो तरह के मेन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स है, एक है VB और दूसरा है C लैंग्वेज वाला। जिन लोगों को VB लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है तो वो चूज़ करेंगे विजुअल बेसिक। अगर तुमको विजुअल बेसिक की लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है तो आप विजुअल बेसिक चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा अगर चूज़ किया तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे देखो विजुअल बेसिक लिख के आया है ना। और जिन लोगों को C लैंग्वेज का सिंटैक्स ईजी जाता है, जिन्होंने C लैंग्वेज थोड़ी बहुत पढ़ी है या फिर ईजी जाता है, तो उन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए विजुअल C#। समझ में आ रहा है? अब देखो मुझे C लैंग्वेज आती है इसलिए मैं चूज़ करता हूँ C#। जिनको VB लैंग्वेज आती होगी वो VB चूज़ कर सकते हो, जिनको C लैंग्वेज आती है वो C# चूज़ करें। क्लियर? मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया। VB लैंग्वेज भी जैसे कि C लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज आती है, फ़र्क सिर्फ इतना है सिंटैक्स में फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल C लैंग्वेज में अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो इंटीजर टाइप का तो आप लिखते हो int a। सेम ऐसा ही वेरिएबल विजुअल बेसिक में भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वहां पे लिखना पड़ता है dim a एज इंटीजर। दोनों ही लैंग्वेज ही है, दोनों में अपने अपने काम होते हैं, बट कोडिंग स्ट्रक्चर, स्टाइल जिसको बोलते हैं, सिंटैक्स अलग अलग है। तो आपको जो सिंटैक्स सबसे ज़्यादा आता है वही आपने चूज करना चाहिए। आप सभी लोगों को मैक्सिमम टाइम C लैंग्वेज के सिंटैक्स पता होते हैं, इसलिए आपने सिलेक्ट करना चाहिए C#। क्लियर? इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि C लैंग्वेज के सिंटैक्स फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपको अगर C लैंग्वेज आती है तो 50% आप ASP.NET वैसे आ गया तुमको। ठीक है, चलो ये सिलेक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट पार्ट चूज करना, एक फ्रेमवर्क और दूसरा इनमें से ऑप्शंस। फ्रेमवर्क क्या होते हैं? देखो वैसे तो लेटेस्ट फ्रेमवर्क 4.5 समथिंग चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 4। एक्चुअली ये जो आईडी है ये 2010 आईडी है, इसका लेटेस्ट, इसके लिए जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो 4 है। आपने बड़ी आईडी और इस्तेमाल की, मतलब वर्जन अलग वाली, जैसे कि 2019 है, 16 है सपोज, तो उसमें फ्रेमवर्क आपको अलग मिल जाएगा। फ़र्क बताता हूँ मैं फ्रेमवर्क का। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर फ्रेमवर्क 2.0 चूज़ किया, क्या फ़र्क दिखा आपको? उसके ऑप्शंस कम हो गए। उसके बाद में सपोज 3.0 आया होगा तो उसके ऑप्शंस बढ़ गए, फिर और बड़ा फ्रेमवर्क आया और ऑप्शंस बढ़ गए। इसका मतलब जैसे जैसे वर्जन नंबर बदलता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे फंक्शनलिटी ज़्यादा मिलती है आपको। ठीक है,
इसलिए आप अपनी मर्जी के हिसाब से आईडी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे सिस्टम में यही है, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और एक स्टेबल वर्जन है, मतलब एरर नहीं आता, ठीक है, इसलिए। अच्छा, ये चूज़ किया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें से, मतलब ऑप्शंस में से क्या चूज़ करना है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक ASP.NET वेबसाइट है और दूसरा ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट है। फ़र्क क्या है? देखो, अगर आपने ASP.NET वेबसाइट चूज़ किया तो आपको रेडीमेड वेबसाइट मिल जाएगी, बनी बनाई, कुछ भी नहीं करना है आपको, सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। मतलब फॉर्म आ जाएगा उसके अंदर लॉगिन बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे, बटन्स आ जाएंगे, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने हैं और आपने वेबसाइट का ऑप्शन सिलेक्ट किया पहला वाला, तो क्या होगा? पहले प्रोजेक्ट के लिए सेम स्ट्रक्चर बनेगा और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आपको तो अलग अलग बनाने थे ना, लेकिन वो दिखने के लिए सेम ही दिखेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, दूसरी बात, हमको जो डेवलपमेंट सीखना है वो एकदम क्रैश से सीखना है, एकदम छोटे लेवल से, बराबर, एकदम स्टार्टिंग से। मुझे कुछ भी रेडीमेड नहीं चाहिए, कोई भी ऑप्शन रेडीमेड नहीं चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट के लिए जो जो चाहिए वो मैं खुद लूँगा उसके अंदर। इसके लिए हमको चूज़ करना पड़ेगा एम्प्टी वेबसाइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं ASP.NET वेबसाइट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, एक रेडीमेड वेबसाइट बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। देखो, पहले मैं ऑप्शन ये चूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको इस ऑप्शन से बताऊँगा, ठीक है। चलो, पहले अगर मैंने ASP.NET वेबसाइट अगर सिलेक्ट किया तो देखो, नीचे जाता हूँ मैं, अभी सिलेक्ट किया पहला वाला ऑप्शन। अब मुझे सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करना है। लास्ट एक ऑप्शन में बता देना चाहता हूँ आपको, ये है पाथ आपका। देखो, आपका प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ स्टोर होने वाला है, ये आपको लिखा रहता है। देखो यहाँ पे सी यूजर्स, एक्चुअली ये माय डॉक्यूमेंट्स वाला पाथ है पूरा का पूरा, उसके अंदर स्टोर होने वाला है। तो देखो, मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये रहने वाला है लास्ट, ये जो लास्ट वाला वर्ड रहता है वो रहता है तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम या फिर वेबसाइट का नाम। तुम इसको चाहो तो बदल भी सकते हो। चलो एक काम करते हैं, बदल देते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेमो X1, ठीक है। ये मैंने मेरी मर्जी से नाम दिया और जस्ट कहाँ क्लिक करना है, ओके, ओके बटन पे क्लिक किया। देखो फ़र्क, हमने चूज़ किया हुआ है ASP.NET वेबसाइट, ठीक है, जिससे क्या हो गया, रेडीमेड वेबसाइट मिल जाएगी अपने को। चलो देखते हैं अभी। अब ये क्या करता है सिस्टम, कुछ पेजेस रेडीमेड क्रिएट करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर डाल देता है, ओके। मतलब आपको काफ़ी सारी फाइल्स उसको देखने की मिल जाएगी। हाँ, ये थोड़ा इस सिस्टम अपने प्रोसेसिंग के हिसाब से टाइम लेगा। देखो अभी यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब देखो, ये मैं सेंटर का जो पार्ट है उसको मैं बंद कर देता हूँ और वहाँ पे पेजेस ओपन हो रहे हैं। अब देखो, ये आईडी जो है, कुछ चीज़ें आपको सेंटर में दिख रही है, कुछ आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है और कुछ आपको राइट साइड में दिख रही है। अब ये है क्या, देखो इस आईडी को मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है पार्ट, वो है टूल बॉक्स। आपको प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त अलग अलग टूल्स की ज़रूरत करेगी, जैसे कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स, है ना, इमेजेस, सब कुछ लगेगा आपको, तो वो आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में बीच में जो होता है वो होता है कोडिंग के लिए, लिखने के लिए जगह। पेजेस ओपन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज ओपन है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में स्क्रीन के आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रोजेक्ट का। आपके प्रोजेक्ट को लगने वाले सभी की सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है यहाँ पे रहती है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपके प्रोजेक्ट का नाम, वेब डेमो X1, यही बनाया था। और उसके अंदर देखो अलग अलग फाइल्स दिख रही है ना, अबाउट का पेज, डिफ़ॉल्ट पेज, global.asmx, साइट, web.config फाइल। देखो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स भी है। अब मुझे बताइए, ये सभी के सभी फोल्डर्स, फाइल्स तुम लोगों ने नहीं बनाई, वो तो ऑटोमेटिक आ गई ना, करेक्ट, सही है, ऑटोमेटिक आई हुई है। वो क्यों आई, क्योंकि तुमने वहाँ पे एम्प्टी वेबसाइट चूज़ नहीं किया था, राइट, है ना। ऑनलाइन जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक आ गई है। अब मैं सिर्फ एक बार उसको रन करके देखना चाहता हूँ, है ना। देखो अभी सपोज रन कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट पेज है यहाँ पे, इसको रन करना है। रन करना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आप उसके उस पेज के ऊपर राइट क्लिक करो एंड व्यू इन ब्राउज़र, ये ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करो।
ऐसा क्लिक करते से ही आपके सिस्टम के अंदर जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, जैसे कि गूगल क्रोम है ना, सफारी रहता है, फायरफॉक्स रहता है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ब्राउज़र्स रहते हैं, तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके ऊपर वो रन हो जाएगा। चलो चेक करते, देखो यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए है, देखो यहाँ पे क्या, ये है आपका फर्स्ट वेब पेज जो आपने खुद नहीं बनाया, वो तो रेडीमेड है बराबर, ये आपने तो बनाया नहीं है, करेक्ट। लेकिन ये रेडीमेड इसलिए आया क्योंकि आपने ASP.NET वेबसाइट वाला ऑप्शन चूज किया, एम्प्टी वेबसाइट वाला नहीं, है ना, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो इसके URL में प्रोजेक्ट का नाम भी है, पेज का नाम है ना, उसके बाद में वहाँ पर रेडीमेड लिखा हुआ है ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। देखो यहाँ पे मेनूज भी आए हुए हैं, होम, अबाउट उसका, सपोज अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट का पेज, होम पे क्लिक किया तो होम का पेज, है ना, ये मेनू भी रेडीमेड आए हुए हैं, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है यहाँ पे रेडीमेड हो गई है। देखो यहाँ पे लॉगिन का बटन ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा अगर बना होगा तो उसके ऊपर। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, रेडीमेड है, हमको रेडीमेड नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ बताया तुमको कि ये रेडीमेड बन सकता है। हाँ, तुमको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, वक्त कम है तुम्हारे पास, तो तुम इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटर वे ये रहता है हमेशा कि एम्प्टी वेबसाइट से ही स्टार्ट करना हमेशा। क्लियर? ठीक है, तो मैं आपको इसको बंद करता हूँ अभी, और फिर से क्या करेंगे अपन, एम्प्टी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलिए बंद किया मैंने, मिनिमाइज कर देता हूँ इसको, और ये जो आईडी इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, फिर से करते हैं। चलिए ओके, क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के ऊपर डबल क्लिक करना है। जस्ट डबल, जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके लिए आईडी ओपन हो जाएगा, है ना। चलो ये आईडी ओपन हो गया। अब हाँ, अब जाना है आपको गो टू न्यू, है ना, मतलब आप यहाँ पे जाते हो न्यू, ओके, वहाँ पे गो टू फाइल, फाइल में न्यू, और न्यू में आप सिलेक्ट करते हो वेबसाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप, फिर से बता रहा हूँ, इस आईडी के अंदर वेबसाइट भी बनती है और सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो फिर आपको प्रोजेक्ट चूज़ करना है, वेबसाइट बनानी है तो फिर आपको चूज़ करना है वेबसाइट ऑप्शन। क्लियर? जस्ट क्लिक किया, क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स आया। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में क्या किया था हमने, पहले तो हमने चूज़ किया था हमारा लैंग्वेज स्ट्रक्चर, कि हम C लैंग्वेज मतलब C# वाला सिंटैक्स फॉलो करेंगे, बराबर। ठीक है, उसके बाद में हमने फ्रेमवर्क डिसाइड किया था, बाय डिफ़ॉल्ट 4 रहता है, 4 ही रहने देना। और उसके बाद में हमें इस बार चूज़ करना है ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, करेक्ट। मतलब क्या होगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी की पूरी फाइल्स तुमको खुद बनानी है, यही तो हमको सीखना है। चलो फिर आप क्या करते हैं, नीचे पेज मतलब प्रोजेक्ट का मतलब वेबसाइट का नाम दे देते हैं। चलो यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, ये आया, इसको नाम देते हैं वेब, इस बार मैं नाम देता हूँ डेमो X2। ओके, चलो ये इस बार मेरा नया प्रोजेक्ट है, नई वेब एप्लीकेशन है, और बस मैं कहाँ क्लिक करता हूँ, ओके। जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, देखो सिस्टम थोड़ा टाइम लेगी और आपके लिए एम्प्टी प्रोजेक्ट रेडी कर देगी। आपको कुछ दिख रहा है, देखो वहाँ पे अभी इस साइड में देखो, राइट साइड में स्क्रीन के वहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा है ना। अब आपका अगर ध्यान होगा तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में वहाँ पे फोल्डर्स थी, फाइल्स थी, ऐसी फाइल्स थी जो तुमने नहीं बनाई, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है सिवा एक फाइल है वहाँ पे, web.config फाइल। अब ये होती क्या है, कोई बता सकता है? web.config क्या लॉन्ग फॉर्म होगा उस फाइल का? कॉन्फ़िग, ये वर्ड के बारे में कुछ बोल सकते हैं कोई? कॉन्फ़िग मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब web.config मतलब वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होता है, देखो
ये एक ऐसी फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। आप सभी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, बराबर। अगर किसी लैपटॉप की कैपेसिटी क्या है या फिर उसके बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो आप क्या बोलते हो उसको कि इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, करेक्ट। जब सामने वाला बंदा यह वर्ड सुनता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो फिर वो बताता है 8 GB रैम है ना, 1 TB सपोज हार्ड डिस्क है उसकी, ग्राफिक्स कार्ड है सपोज 2 GB का, प्रोसेसर है उसका कोर i5 या फिर कोर i7 जो भी होगा, है ना। मतलब आप लोग क्या बता रहे हो, आपके लैपटॉप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सेम टू सेम चीज़ प्रोजेक्ट जब डेवलप किया जाता है तब प्रोजेक्ट में कई बार हम DLL फाइल्स, अलग अलग लाइब्रेरीज, अलग अलग हेडर फाइल्स इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज, अलग अलग हेडर फाइल्स इस्तेमाल करते हैं, तब हमको उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करना ज़रूरी होता है। तो सिस्टम खुद ब खुद इसके अंदर वो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टोर करके रख देती, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फ़र्क बताता हूँ मैं, देखो अभी के लिए देखो, इस फाइल को अगर ओपन करके देखना है हमको, तो उसके सिर्फ डबल क्लिक करो उसके ऊपर। चलिए मैंने डबल क्लिक किया तो वो अभी बीच में यहाँ पे सेंटर में ओपन हो जाएगा। देखो ये फाइल जो है वो एक प्रकार की XML फाइल रहती है। देखो मैंने बढ़ा के उसको, देखो कौन सी फाइल है ये, XML फाइल। और उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, देखो मुझे बताओ, ये लाइंस तुमने लिखी क्या है? नहीं, ये अपने आप आई हुई है ना। अब देखो इसमें से जो चीज़ तुम समझ सकते हो वो क्या है, इस वर्ड को देखा क्या तुमने? थोड़ी देर पहले जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा था वहाँ पे देखो फ्रेमवर्क था, फ्रेमवर्क 4, मैंने बोला ये बाय डिफॉल्ट ऐसे का ऐसे अंदर का। सिस्टम ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। मतलब ये web.config फाइल जो है, इसके अंदर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम खुद ब खुद उसके अंदर डाल देती है, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इस फाइल के अंदर हम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी, अलग अलग रूल्स मैनेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही कि हमने क्या है, वेबसाइट एक वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, उसके अंदर वो XML फाइल रहती है और उसके अंदर सिस्टम से रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी की कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट पूरा ब्लैंक है, आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर फॉर्म बनाने हैं या फिर आपको लॉगिन पेज बनाना है तो अलग अलग कंट्रोल्स तो ऐड करने पड़ेगी कि नहीं। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, पेज के ऊपर आप लोगे कुछ, बराबर, तो पेज चाहिए। यहाँ तक के जो मैंने आपको बताया ये क्या हुआ, सिर्फ अपने वेब एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होता है उतना ही किया। अब हमें क्या चाहिए, पेज चाहिए। बना के देखना पड़ेगा ना, कुछ रन करके देखना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था जो एग्जाम्पल था प्रीवियस, उसमें पेजेस पहले से थे, मैंने डायरेक्टली रन कर दिया। इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं है रन करने के लिए, तो एग्जैक्टली तो मुझे क्या चाहिए, अभी पेज चाहिए, ठीक है। पेज ले लेते हैं। अब देखो पेज कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है वेबसाइट, देखो जूम किया मैंने, है वेबसाइट, वहाँ पे क्लिक करना और वहाँ पे एक पहला ही ऑप्शन होता है ऐड न्यू आइटम, ठीक है। उसके नाम में लिखा गया है ऐड न्यू आइटम, नया आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक। क्लिक किया, ओके। क्या हुआ, एक डायलॉग बॉक्स आया, है ना। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही, यहाँ पे भी आपके पास लैंग्वेज स्ट्रक्चर है और ऑप्शंस है अलग अलग। आपका ध्यान रहे, आपका लैंग्वेज स्ट्रक्चर हमेशा C# होना चाहिए, मतलब अगर आप C लैंग्वेज के साथ कंपेटिबल हो तो, ठीक है। VB अगर आती तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं, VB में आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे VB नहीं आता, मुझे C लैंग्वेज आती है, इसलिए मैं C# रखता हूँ। अब देखो यहाँ पे बीच में अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे, वेब फॉर्म, मास्टर पेज, यूज़र कंट्रोल, ADO.NET एंटिटी, अजैक्स। और मेन बात यह है कि ये आईडी बहुत रिच है, रिच इन द सेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पेजेस तुम बना सकते हो। तुम इसके अंदर CSS फाइल भी बनती है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बनती है, इसके अंदर HTML की भी फाइल बनती है, इसके अंदर डेटाबेस की भी फाइल बनती है। मतलब जो भी चीज़ें तुमको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए लगती है वो सभी की सभी चीज़ें इसी के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस आपको ढूंढना है
और पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करना है। देखो मैं आपको नीचे अगर स्क्रॉल करूँ इसको, देखो क्लास फाइल, क्लास डायग्राम, जेनेरिक हैंडल, ये यहाँ पे HTML पेज, जावास्क्रिप्ट पेज, लिंक टू SQL क्लासेस, रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड, सिल्वर लाइट, साइट मैप, ये यहाँ पे SQL सर्वर डेटाबेस है ना, स्टाइल शीट मतलब CSS की फाइल है, टेक्स्ट फाइल भी बनती है, WCF, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वेब सर्विसेज, मतलब एक्चुअली इसके अंदर बहुत कुछ है और ये हमको वन बाय वन देखना है। लेकिन अभी की कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक पेज चाहिए जिसके अंदर मैं अलग अलग कंट्रोल्स ले सकूँ। वेबसाइट के ऊपर जो पेजेस रहते हैं उनको वेब पेजेस या फिर वेब फॉर्म ऐसा बोलते हैं, ठीक है, वेब पेजेस या फिर वेब फॉर्म ऐसा बोलते हैं। अब मुझे बताओ वहाँ पे दिख रहा है कि आपको वेब फॉर्म ऑप्शन है वहाँ पे, ये यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है वेब फॉर्म, यही तो चाहिए हमको, बराबर। चलो देखो अब ये वेब फॉर्म सेलेक्ट किया, लेकिन उसको नाम देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे नीचे अगर मैं आया तो वहाँ पे उसका नाम देखो क्या है, हाँ वेब पेज का बाय डिफॉल्ट नाम है default.aspx, ASPX ये उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। आप चाहे तो ये नाम बदल भी सकते हो, आप सपोज अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग नाम दे सकते हो। जैसे कि आपको होम पेज बनाना हो, आप होम नाम दो उसको, आपको अबाउट अस का पेज बनाना है, अबाउट अस का नाम दो। आपने अगर देखा होगा थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में, वहाँ पे देखो अलग अलग नाम थे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक पेज था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप वैसे आपको जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आप नाम दे सकते हो, नहीं भी देना है नाम कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैसे का वैसे रहने दो, ठीक है। मैं फिलहाल नाम नहीं देता, मैं दूसरा कोई पेज जब बनाऊंगा तब मैं नाम दूंगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट पेज, लेकिन हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे आते हैं ऐड वाली बटन पे, यहाँ पे और कुछ चेक बॉक्स है। देखो यहाँ पे पहला वाला चेक बॉक्स है प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल, दूसरा वाला है सिलेक्ट मास्टर पेज। तो बाय डिफॉल्ट पहला टिक रहता है, इसको टिक ही रहने देना, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है हमको। इसमें क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, ये आगे हम देखेंगे, फिलहाल ये ऐसा ही चाहिए। अब जस्ट वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड का बटन है, बस ऐड कर देना हमको। ऐड जैसे तुम करोगे वेब पेज ऐड हो जाएगा, वेब फॉर्म ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए, राइट, स्क्रीन में कुछ चेंजेस हुए और आपको दिख रहा है वहाँ पे कुछ, आईडी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ। देखो क्या क्या चेंज हुआ। लेफ्ट साइड में ये जो आपको दिख रहा है टूल बार, ये टूल बार पहले एक्टिवेट नहीं था, अभी एक्टिवेट हुआ। सेंटर में आपको डिफ़ॉल्ट पेज ओपन है, दिख रहा है आपको, ये जो कोड है देखो, ये जो कोड है ये आपने लिखा क्या, नहीं, यहाँ पे ये जो फाइल ओपन है ये उसके अंदर का कोड है। दिख रहा है आपको नाम फाइल का, default.axpx फाइल का नाम है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड है वो किस लैंग्वेज में है, HTML लैंग्वेज में है, राइट। आपको मालूम ही है HTML लैंग्वेज वेब जो पार्ट है उसकी मदर लैंग्वेज है, राइट। मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो है, मैक्सिमम ब्राउज़र HTML को सपोर्ट करते हैं, HTML समझते हैं, है ना। PHP का कोड लिखो आप, चाहे जावा में JSP का इस्तेमाल करो, किसी भी अलग वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, HTML आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा है, ये तो ASP.NET है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर HTML है, ठीक है। अब ज़रा इधर नज़र डालते, राइट साइड में क्या क्या बदलाव हुआ है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर को मैंने जूम किया, देखो अलग चीज़ क्या दिख रही है आपको, वहाँ पे एक फॉर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। थोड़ी देर पहले वहाँ पे सिर्फ एक ही पेज था, वो था मतलब एक ही फाइल थी, वो थी web.config। इस बार आपको फाइल दिख रही है default.axpx, करेक्ट, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया हुआ है, ये सेंटर में ओपन है, ठीक है। चलो वापस, अब देखो यहाँ पे ना अगर मैंने इसको अभी रन किया तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैंक है पूरा का पूरा, कुछ कोड, ये जो कोड है ये सिर्फ ब्लैंक पेज रेडी है। अब देखो यहाँ पे नीचे जूम करता हूँ मैं, इस पेज को आप स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट में। अभी जो फिलहाल आप देख रहे हो वो है सोर्स पार्ट, सोर्स मतलब होता है कोड, और दूसरा पार्ट होता है वो होता है डिज़ाइन पार्ट। आप टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, ये सब यहाँ पे ले सकते हो। इस आईडी का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको कोड आता होगा आप डायरेक्टली यहीं से कोड लिख सकते हो सोर्स पार्ट में। कोड अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिज़ाइन में जाके बाकी रेडीमेड टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो,
मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। देखो डिज़ाइन में अगर मैंने क्लिक किया तो जैसे मैंने डिज़ाइन क्लिक किया यहाँ पे देखो ये बदल जाएगा, मतलब सेंटर वाला जो पार्ट है वो चेंज हो रहा है। देखो दिख रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिवीजन आपको दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल्स भी है। और मेन बात यह है कि ये सभी के सभी कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसका मतलब आपको अगर बटन बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे ऐसा भी है कि डिज़ाइन में जो चीज़ तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो उसका कोड सिस्टम ऑटोमेटिक लिख देती है, मतलब वो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो सोर्स में जाता हूँ मैं, ज़रा इस चीज़ पे ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिव ओपन किया है, डिव क्लोज किया है। इमेजिन करो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। डिज़ाइन में आया मैं और मुझे पहले सिर्फ बटन लेके देखना है, एक बटन, जस्ट डबल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ये कंट्रोल चाहिए, बटन, जस्ट डबल क्लिक, आया बटन, ठीक है। अब इसका अगर कोड देखना चाहोगे तुम लोग, देखो सिलेक्ट किया मैंने और सोर्स में गया, फर्क देखो। थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो मैंने बताया था कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, बटन है, राइट। ये कोड तुमने लिखा क्या? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आ गया, राइट। ठीक है, डिज़ाइन में गए, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखते इसको रन करके, है ना। चलिए रन कैसे करते फिर, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको। रन करने के यहाँ पे ना दो तरीके हैं। पहला तरीका है सबसे इजी, जो पहला तरीका है वो है डायरेक्टली पेज के ऊपर राइट क्लिक करो एंड व्यू इन ब्राउजर करो, रन करने का। और दूसरा तरीका है ये, यहाँ पे ग्रीन बटन आता है स्टार्ट डिबग, वहाँ पे अगर क्लिक किया तो भी वो रन होगा, ठीक है। तो इस बार एक काम करता हूँ मैं, पहले मैं यहाँ से रन करता हूँ पेज से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई पेज को रन करोगे तो पहले वो पेज सेव है ये देख लेना। अब ये कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे सेव, अगर आपको पेज को सेव करना है तो यहाँ पे देखो ऊपर सेव एज का बटन है। तो यहाँ पे दो बटन है, सेव एज और सेव ऑल, ठीक है। एक सेव है और सेव ऑल है। अब फर्क क्या है, देखो जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट पे चेंज करते हो तब कई बार ऐसा होता है कि 3-4 जगह पे चेंज कर देते हो, 3-4 फाइल में चेंज कर देते हो। अगर आपने सेव बटन पे क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो पेज है वही सेव होता है। लेकिन अगर आपने सेव ऑल पे क्लिक किया तो जितने भी जगह पर ने चेंजेस किए सभी के सभी सेव होते हैं। तो हमेशा याद रखना, प्रोजेक्ट रन करते वक्त सभी फाइल सेव होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हमें जो आदत है वो हमेशा सेव ऑल यूज करने की है। सेव से क्या होगा, जो फाइल शुरू है वही सेव होगा। सेव ऑल से जितने भी जगह आपने चेंजेस किए सभी के सभी सेव होंगे, क्लियर। तो इसलिए मैं सेव करता हूँ, मतलब सेव ऑल का इस्तेमाल करता हूँ, क्लियर, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए क्या है, राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, क्लिक किया मैंने, देखो ब्राउजर ओपन हुआ, ओके। और आपको दिख रहा है क्या आउटपुट? एक मिनट, मैं स्क्रीन को थोड़ा बीच में लेता हूँ, है यहाँ पे, देखो आउटपुट, ये पेज, ध्यान दे इसको, ये बटन तुमने लिया हुआ बटन है, राइट। जस्ट क्लिक किया, क्लिक भी होता है वहाँ पे। और अगर जूम करूँ तो ये देखो प्रोजेक्ट में क्या क्या है, लिंक देखो इसका, लोकल होस्ट मतलब सर्वर का नाम, आईपी एड्रेस या ऑटोमेटिक आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम है ना, मतलब वेब एप्लीकेशन जो चल रहा है उसका नाम, और जो पेज रन हो रहा है उसका नाम। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या बनता है, यूआरएल बनता है, ठीक है। और ये है आपका आउटपुट, समझ में आया। और ये है आपका, ये वाला है आपका पेज जिसके ऊपर आपने कंट्रोल लिया, और दूसरा वाला जो पेज है वो है आपका आउटपुट। समझा कैसे रन किया? ओके, ठीक है। अब ये तो मैंने सिंपल रन किया। अब अगर आप बोलोगे कि सर उसके ऊपर मुझे अभी नाम चेंज करना है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, बटन लिखा हुआ है,
आप बोलेगा कि उसका टेक्स्ट चेंज करना है ना, उसको रजिस्ट्रेशन का बटन बनाना है, उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, उसका सपोज फॉन्ट चेंज करना है, ये सभी की सभी चीज़ें पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। वो भी उसके लिए भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर आपको कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी पता हो तो फिर आप जो चाहे वो चेंजेस उसके अंदर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंट्रोल की प्रॉपर्टी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद का जो प्रॉपर्टी टॉपिक है अपना वो प्रॉपर्टीज़ ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कि कैसे पहुँचे समझा, ओके।